नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे की ही अगर बात करें तो लगभग 3 लाख नए मामले पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं और 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। देश के अलग अलग राज्यों में स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन किया जाना है वो भी पूरी तरह से सही जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक कंफ्यूजन भी जो है वो लोगों के जहन में है। लोग जैसे ही अस्पताल में उनका कोई परिजन एडमिट हो रहा है तो लोग रेमडेसिविर के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी हमें देखने मिल रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन की भी किल्लत हमें देखने मिल रही है। तो इस तरह की हालात बने हुए हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर देश का कोई और राज्य। मध्य प्रदेश की ही अगर मैं आपको एक घटना का जिक्र कर दूं तो मध्य प्रदेश के दमोह में बीती रात एक अस्पताल में जब ऑक्सीजन आया तो मरीजों के जो परिजन थे वो परिजन वहां पहुंच गए और जो भी ऑक्सीजन था वो वहां से वो लूट के चले गए। काफी रात को हंगामा हुआ। तो ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त लोगों के सामने हैं, हमारे सामने हैं और कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। तो आज हम ऐसे ही जो अफवाहें हैं और ऐसे ही जो मिस इन्फॉर्मेशन है उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट है इन्फेक्शियस डिसीजेज में और जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के। और इनसे हमारा पुराना परिचय रहा है। साल 2018-19 में, माफ करिए, 2008-9 में जब मैं टीवी चैनल के लिए काम करता था तो मैं कई बार डॉक्टर गिलाडा के पास आया था और जब वो एड्स के लिए काम करते थे, एड्स की जो महामारी थी उसके लिए वो काम करते थे। काफी अच्छा एक इनका सफर रहा है। जब 1985 में एड्स को लेकर अलार्मिंग सिचुएशन जैसी चीजें हैं लोगों को बताने का काम डॉक्टर ईश्वर गिलाडा की तरफ से किया गया था। एक तरह का अवेयरनेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया था और आज भी वो लगातार लोगों को ऐसी जो डिसीजेस हैं उनको लेकर वो लगातार अवेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर ईश्वर गिलाडा की जो बेटी है तृप्ति गिलाडा, उनका भी आप एक वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तृप्ति गिलाडा की भी अगर बात करें तो वो लगातार लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर गिलाडा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन क्या है, किस तरह से हमें सतर्क रहना चाहिए और किस तरह से हालातों पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर, आपका इस शो में स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या हालात बने हुए हैं, कितनी सीरियस सिचुएशन है? देखो, हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये कोरोना का सेकंड वेव है। दिल्ली वाले कहते मानते हैं उनके दिल्ली में ये फोर्थ वेव है, लेकिन पूरे देश में महाराष्ट्र पकड़कर ये सेकंड वेव है। अगर फर्स्ट वेव आके जाने के बाद थोड़े दिन यानी 3-4 महीने हम लोग निश्चिंत थे, लोगों ने अपने एहतियात बरतना बंद कर दिया और उस समय यूरोप में, अमेरिका में सेकंड वेव थर्ड वेव चालू थी। अगर हम दूसरों से कुछ सीखना चाहते हैं, एक फिजिक्स में प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है सीबैक प्रिंसिपल। यानी सीबैक साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन सीबैक का मतलब है आप पीछे देखो और आगे जाओ। तो अगर हमने पहला भुगत चुके हैं और जो दूसरे एक्सपीरियंस से हम लोग सीख सकते हैं, हम लोगों ने नहीं सीखा। और अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अचानक ये सेकंड वेव आ गया तो हम लोग एक मूर्खता में है कि हम लोगों ने सोचा नहीं सेकंड वेव आएगा। तो ये जो नए जो पैंडेमिक है, वायरल इन्फेक्शन है, इसके कई दौर आते हैं। पहला दौर, सेकंड दौर, हो सकता है तीसरा, चौथा, पांचवा दौर आए। हो सकता है कि सेकंड दौर के बाद में थर्ड दौर बड़ा हो, लेकिन अगर वैक्सीनेशन अपना अच्छा हो तो दौर कम हो सकता है। दूसरा ये फर्क पड़ा है कि लास्ट ईयर का जो वायरस था और इस साल के वायरस में काफी फर्क है। ये बार का वायरस जो है इसके अंदर डबल म्यूटेंट कहते हैं, जो हमें महाराष्ट्र में, अमरावती में और जलगांव, अकोला जिलों में पहली बार मिला। उसका नाम है E484Q और दूसरा है L452R। ये डबल म्यूटेंट और पंजाब में जो मिला है वो है
B117 या B1.1.7 ये यूके का है। तो ये जो वेरिएंट्स है, ये वेरिएंट के वजह से ये वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस है और लेस विरुलेंट या लेस लीथल है, यानी लोग कम मरते हैं लेकिन इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो क्या होता था लास्ट ईयर, हम जो आरओ बोल के कहते हैं या आर नॉट होता है, आर नॉट का मतलब यह एक है कि कोई इन्फेक्शियस बीमारी का मरीज वो अपने इन्फेक्शन के दौरान दूसरे कितने लोग को बीमारी लगा सकता है। तो उस समय ये कोरोना एक व्यक्ति एक को लगा रहा था, आज एक आदमी दो को लगा रहा है। जब एक को लगा रहा है और एक का दो को लगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुगना हो रहा है, कई गुना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम 10 दिन इन्फेक्शन होता है, 10 दिन में एक का आदमी 2 होता है, अगले 10 दिन में 2 का 4 होता है और अगले 10 दिन में 4 का 8 होता है। इसका मतलब 30 दिन में 8 गुना इन्फेक्शन बढ़ता है। यही हमें देखने को मिला कई जगह, खास करके हमारे जो हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट्स है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बहुत ज्यादा प्रमाण में वहां पे वायरस बढ़ा है। एक एग्जांपल दे दूं कि 10 मार्च के दिन यूपी में सिर्फ 121 मरीज थे और कल यूपी में 30,000 पे आंकड़ा पहुंच गया है, यानी 250 गुना रेट 40 दिन के अंदर। बिहार के अंदर सिर्फ 44 मरीज थे और बिहार में 8,000 10,000 पहुंच गया है, वो भी 170 गुना। तो जो प्रमाण में महाराष्ट्र तो बड़ा ही है, जैसा मुन्नी बदनाम है वैसा महाराष्ट्र बदनाम है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे राज्यों में ये प्रमाण महाराष्ट्र से कई गुना ज्यादा है और वहां पे ज्यादा भयानक हो सकता है। हो सकता है कि महाराष्ट्र का पीक अभी आ जाए, ये हफ्ते में या अगले हफ्ते में, उसके बाद में ये ग्राफ नीचे आना चालू हो जाएगा। तो तीसरा फर्क ये पड़ा है कि उस समय हमारे पास वैक्सीन नहीं था, दवाइयां बहुत कम प्रमाण में थी, डॉक्टरों को पूरा नॉलेज नहीं था, गाइडलाइन बार बार बदल रही थी और उसमें कुछ मरीज ज्यादा मर सकते थे या मर रहे थे। अब वो हमें पूरी मालूमात हो गई है, कौन सी दवाई काम करती है कौन सी नहीं करती ये पता है, और वैक्सीन है, और वैक्सीन के वजह से कुछ जो मरीज ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं मरीज लोग, उनको बचा हो सकता है। लेकिन वैक्सीन का अभी तक प्रमाण सिर्फ 12% पॉपुलेशन को पहला डोज मिला है और एक 4.5-5% पॉपुलेशन को सेकंड डोज मिला है। तो जब वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ेगी तो हमारा जो इन्फेक्शन होने का रेट कम हो जाएगा। सर, हम मुंबई में हैं, तो मुंबई में किस तरह के हालात हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी हो रही है, तो जब आप एज अ डॉक्टर देखते हैं तो क्या लगता है कि कहाँ चूक हो गई? क्या ये सब स्थिति जो है इसे हम कंट्रोल कर सकते थे, इसे हम रोक सकते थे? कितनी जिम्मेदार इसमें सरकार है, कितनी जिम्मेदार इसमें लोग हैं? नहीं, सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है। अभी कमी क्या है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतना ही है या थोड़ा सा बड़ा है, तो डिमांड सप्लाई का मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो रहा है। एक एग्जांपल आपको दे दूं कि कल समझो कॉलरा जैसी बीमारी आ जाए जिसके अंदर लोगों को बहुत बार टॉयलेट को जाना पड़ता है और हर एक के घर में एक टॉयलेट है, तो हम क्या बोलेंगे कि हर इंसान 15 बार जा रहा है तो टॉयलेट की कमी है। तो टॉयलेट तो उतने ही चाहिए थे, उतने हैं, एक रात में टॉयलेट तो नहीं बन सकते। उसी ढंग से जो मेडिकल की व्यवस्था चरमरा गई है, जंबो सेंटर खोले हैं, ऑक्सीजन के व्यवस्था हुई है, आईसीयू के बेड बढ़ाए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड टेक ओवर किए गए हैं, वेंटिलेटर कई खरीदे गए हैं। जितने कभी जिंदगी में हम लोग मेडिकल कॉलेज में जब सीखते थे तो पूरे मेडिकल कॉलेज में 1 या 2 वेंटिलेटर रहते थे, आज 50-50, 100-100, 200 वेंटिलेटर है, तो काफी एडिशन हुआ है। लेकिन क्या होता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे कंट्रोल करें, लोग ज्यादा प्रमाण में बीमार हो रहे हैं और लोग ये एक व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो है बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी पढ़ते हैं और उनको लगता है कि कोरोना हो गया, यानी उनका, यानी मैं आपको समझा दूं कि जहां 1,500-2,000 लोगों को कोरोना होता है उसमें से 200 लोग को मालूम पड़ता है कि उनको हुआ है, वो टेस्ट होता है। तो जब जितने टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में समझो 60,000 आ रहे हैं, इसका मतलब रोजाना 6 लाख लोग को इन्फेक्शन हो रहा है, वो 60,000 आ रहे हैं। 60,000 में से 85% लोग घर पे इलाज कर सकते हैं, 15% को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, उसमें कुछ लोग को आईसीयू और बहुत कम लोगों को वेंटिलेटर लगता है। लेकिन हर एक सोचने वाला इंसान क्या सोचता है, कोरोना आ गया इसका मतलब मेरे को वेंटिलेटर लगेगा, मेरे को आईसीयू लगेगा, वो अपने हाथ पांव मारना चालू करता है। उसके अंदर जो थोड़े धनिक लोग हैं या थोड़े पहुंच वाले लोग हैं, वो अपने अपना बुकिंग करना चालू करते हैं जिधर उधर। तो बंबई में एक अच्छा चालू किया उन्होंने, एक सेंट्रलाइज सिस्टम किया है, ठीक है। उसके बावजूद भी जिसको मिलना है, हम लोग देखते हैं कि कोई स्टार जाके एडमिट हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन जाके एडमिट हो रहा है, उनको बेड मिल ही जाता है। लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों को अच्छे ढंग से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप हेल्पलाइन को कॉल करके बेड ले सकते हैं और हर वार्ड में वॉर रूम है। अब इसके बावजूद भी क्या होता है कि हर डॉक्टर एक नमूने के नहीं होते, हर डॉक्टर को पूरा नॉलेज नहीं है, कोरोना में कोई एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी खुद एक्सपर्ट नहीं हूं, हम लोग सब सीख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर मरीज पॉजिटिव आने के बाद में डॉक्टर के पास जाता है
तो वो मरीज वो बोलेगा ऐसा करो, सिटी स्कैन कर लो। कभी मरीज खुद सजेस्ट करता है, कभी डॉक्टर खुद सिटी स्कैन करता है। सिटी स्कैन करने के बाद में उसमें कुछ ना कुछ डैमेज आता है। हर कोरोना पॉजिटिव में सिटी स्कैन में डैमेज आएगा, लेकिन ये मतलब नहीं कि हर डैमेज आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। तो वो डैमेज देखेगा 7-8 आउट ऑफ 25, बोलेगा आपका 1/3 लंग काम से गया, तो पेशेंट बोलेगा एडमिट कर दो। एडमिट करने गया तो बोलेगा देखो खाली आईसीयू के 2 बेड खाली है, अब सो जाओ, आईसीयू नहीं तो बेड मिलेगा नहीं। वो सो गया, फिर बोलता है कि आपको रेमडेसिविर देना पड़ेगा। तो ऐसा एक स्टेप गलत ली, अगली हर स्टेप गलत गलत होती जाती है। हमें क्या है देखना है, सिर्फ ऑक्सीजन देखना है। अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर दिखाता है आपका ऑक्सीजन 94 के आगे बैठे बैठे और 6 मिनट घर में चलने के बाद, तो 94 के आगे दोनों बार है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। कोरोना हो गया कोई बात नहीं है। जब वो 94 के नीचे जाएगा, 90 तक आप थोड़ा रेस्टलेस हो सकते हैं, लेकिन 90 के नीचे जाएगा तब हमको हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, तब सिटी स्कैन लगते हैं, तब कोई जांच करना पड़ता है। तब तक कोरोना का टेस्ट छोड़ के कोई जांच करने का जरूरत नहीं है। सर, एक कंफ्यूजन भी है, देखा जा रहा है कि रेमडेसिविर जो एक तरह का इंजेक्शन है, उसकी कालाबाजारी बहुत हो रही है। जैसे ही लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं, ये भी देखा जा रहा है कि रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ गई है। तो ये रेमडेसिविर की अगर बात करें तो ये क्या कितना कारगर साबित होता है? आखिर इस इंजेक्शन से होता क्या है, अगर आप हमारे दर्शक को समझाएं। मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि कोविड वायरस इन्फेक्शन है, इसके ऊपर कोई परफेक्ट एंटीवायरल नहीं है जो इसकी जान बचा सकता है। 2 सी चीजें जान बचाती है, वो एक ऑक्सीजन, जो हाई प्रेशर के अंदर ऑक्सीजन देना है, और दूसरा जब वक्त आता है उस समय स्टेरॉइड, और कभी कभी आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देना पड़ता है जब आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर बढ़ने के चांस होते हैं, क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। इसके सिवा कोई परफेक्ट एंटीवायरल नहीं है। अब जो जितने ड्रग है इंक्लूडिंग रेमडेसिविर, ये सब एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, और उसके अंदर 19-20 के अंदर रेमडेसिविर थोड़ा आगे है कि जहां पे रेमडेसिविर देने की वजह से आपका हॉस्पिटल स्टे 2 या 3 दिन कम हो जाता है, लेकिन आपका डेथ प्रिवेंट नहीं होता है। तो डेथ प्रिवेंशन के लिए रेमडेसिविर का काम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान जैसे कोई भी राष्ट्र के अंदर जहां पे कंट्रोल है वहां पे कालाबाजारी है, जहां पे ओपन है कालाबाजारी नहीं होगी। तो कंट्रोल क्यों है? क्योंकि गिलियड नाम की कंपनी जिसके पास इसका पेटेंट है, गिलियड कंपनी ने भारत के 7 कंपनी को वॉलंटरी लाइसेंस दिया है। वॉलंटरी लाइसेंस ये है कि गिलियड बोलेगी आप यहाँ बनाओ, लेकिन हमारे अमेरिका में और यूरोप में मत बेचो, आप यहाँ बेच सकते हो। तो उस 7 लोगों को जिसको वो लाइसेंस दिया है, उसके बावजूद बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसका प्रोडक्शन हो। तो अगर ये 11 साल पुराना पेटेंट है, ये पहले हेपेटाइटिस सी में यूज हुआ, जीका में हुआ, तो पुराना पेटेंट है। तो भारत सरकार अगर चाहता है तो इसको हम कंपलसरी लाइसेंस दे सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं, एक सेक्शन 86 के अंदर 84 के अंदर कोई कंपनी अप्लाई कर सकती है कंपलसरी लाइसेंस के लिए, और सेक्शन 92 के अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के तहत भारत सरकार कंपलसरी लाइसेंस दे सकता है। तो इंडिया की कोई भी कंपनी रेमडेसिविर बना सकती है। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सिर्फ इंडिया को नहीं, आप दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई राष्ट्र जो ऐसे 150 राष्ट्र है जो इंडिया के दवा पर डिपेंड है। और तीसरी चीज ये है कि आप इसको डीपीसीओ में लेके आ जाओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ। तो उसके अंदर लाने से क्या होगा, आपका ड्रग का जो प्राइस बफर मार्जिन है, आज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है हाई लेवल पे, वो 500-600 रुपये 800 रुपये है, और ड्रग बेचा जा रहा था 5400 में। तो हमने कहा था कि इसका भाव गिराओ, तो भाव उन्होंने गिरा के 3900 तक आया। अगर डीपीसीओ में आ जाए, जैसे टीबी के ड्रग है, कोई इसेंशियल ड्रग डीपीसीओ में होते हैं, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1200-1400। तो इसके अंदर बफर मार्जिन ज्यादा नहीं रहेगा, कालाबाजारी कम हो जाएगी। सर, एक और चीज, जिस तरह से आपने बताया रेमडेसिविर के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में भी लोगों को कई सारे सवाल है। ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, और कुछ सिचुएशन हमें ऐसे देखने मिल रही है कि लोग ऑक्सीजन अपने घर में ले रहे हैं। मन से ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो लोग अपने घर में स्टोर करके रख रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं। तो घर पर ऑक्सीजन लेकर रखना, क्या घर पर आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपकी तबीयत खराब है या फिर आपकी ऑक्सीजन खराब है, तो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया क्या होती है, उसे किस तरह से मॉनिटर किया जाता है? देखो, ऑक्सीजन हवा में है, ऑक्सीजन कोई अंदर से पैदा नहीं होता, हवा में है। हमें क्या करना है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बंद कर अपने को मेडिकल के यूज करना है, वो लोग सरकार कर रही है। ऑक्सीजन कहीं से ला सकते बाहर से, वो भी कर रही है। लेकिन आज की हालत ऐसी है कि हर राज्य में कोविड फैला है। तो महाराष्ट्र चाहता है कि हमको गुजरात से, एमपी से मिल जाए ऑक्सीजन, नहीं मिलेगा। आज मिलेगा, कल तो पक्का नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, एक तो ऑक्सीजन कॉम्प्रेसर आते हैं, जो ऑक्सीजन कॉम्प्रेसर मशीन होती है, वो हवा में का हवा लेकर उस पर ऑक्सीजन बना के देती है। तो वो मशीन
आज जी ओपन मार्केट में 30-40 हजार में मिलती है। भारत सरकार अगर चाहती है बड़ा प्रोडक्शन चालू करती है, 15-20 हजार में, 10 हजार में मशीन मिल जाएगी। तो हर इंसान अपने जी परिवार में एक ऑक्सीजनेटर रख सकता है। एक एयर कंप्रेसर आता है, जी एयर कंप्रेसर बाहर का एयर लाके बड़े पैमाने पे देते हैं, फास्ट देते हैं। चौथा ये होता है कि अगर जी आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, पेशेंट की हालत खराब हो रही है, आप इसमें कॉट पे सुला दीजिए, फैन जोर में चालू कीजिए, पूरे वेंटिलेशन ओपन कर दीजिए ताकि हवा जोर में आ जाएगी। तो अपने को किसी भी जी प्रमाण में उस मरीज को ऑक्सीजन ज्यादा देना है। तो ऑक्सीजन ज्यादा देने की प्रक्रिया जी कब चालू होती है? कि जब 90 से नीचे ऑक्सीजन गिरना चालू होता है, PO2, तब चालू होती है। और जी इसके अंदर एक बड़ा जी प्रॉब्लम क्या है, इसमें होता है हैप्पी हाइपोक्सिया, यानी आपका ऑक्सीजन कब गिर गया आपको जी पता ही नहीं, आप खेलते बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और लेकिन आपका ऑक्सीजन गिर गया, 50 पे आ जी गया, 60 पे आ गया। तो हमें कंटिन्यूस जी मॉनिटर हर 4 घंटे को और 3 घंटे देखते रहना पड़ता है। तो घर में अगर कोई मरीज जी है तो एक इंसान को बोले भी आप पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर करो। अब क्या होता है कि मैं जब बोलो जी पल्स ऑक्सीमीटर, लोग जाके पल्स ऑक्सीमीटर खरीदते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर जो 500-600 में, जी 800 मिलता है, उसकी कॉस्ट 1200-1500 हो गई है, 1500 हो गई है, 1000 हो गई है। जी तो हर चीज की कालाबाजारी इंडिया में होने का चांस है। हम पहले से ये आगाह करना चाहिए था लोगों को कि आपको ये करना है। बहुत ज्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको घर पे पूरी अस्पताल बनाने की जरूरत है। आपको सिंपल सिंपल चीजें करनी है, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि 85% लोगों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आप इतना पैनिक में मत जाइए। सर, ये जो पहली वेव आई थी, तो पहली वेव के बाद चीजें खुलने लग गई। तो दूसरे कंट्रीज में दूसरी तीसरी वेव आने लगी थी। तो उस वक्त क्या हमारी सरकार ने एक तरह से ढील छोड़ दी? क्या हमारे लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया? इसके चलते कहीं ना कहीं हालत अब खराब हो गए। अलर्ट रहना कितना जरूरी है? हमारी सरकार को ढील छोड़ने की जरूरत ही नहीं, हमारे लोग ढील अपने आप ले लेते हैं। हर इंसान अपने ढंग से सोचता है। हर इंसान समझता है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मेरा इम्यूनिटी अच्छा है, मैं च्यवनप्राश खाता हूं, मैं ये जी खाता हूं, मेरा हाई प्रोटीन डाइट है, मैं मैचो मैन हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं वॉक करता हूं, या आज तक मुझे कोई बीमारी हुई नहीं है, हमारे परिवार का बहुत बड़ा अच्छा ढांचा है हेल्थ का। तो हर इंसान ऐसा सोचता है। दूसरा क्या हुआ कि जी हमें जो सीख लेना चाहिए थी वो पश्चिम से नहीं, पूर्व से लेना चाहिए थी। पूर्व के देश जो जी है, जापान है, मलेशिया है, हांगकांग है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ताइवान है, इन्होंने क्या किया, पहले से ही वो मास्क लगाते थे, कोरोना आने के पहले से ही। तो वहां पे जी पोल्यूशन के लिए, H1N1 के लिए, दूसरे फ्लू के लिए मास्क लगाते थे। 40-50% लोग घर के बाहर निकलते मास्क लगाते थे। अब ये कोरोना की वजह से वो 50% का 100% हो गया, और उनको 50 से 100 जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हमारे यहाँ क्या हुआ, मास्क कभी किसने लगाया नहीं है, तो 40-50% तक आने को ही टाइम वक्त लग गया। फिर लगाने के बाद हमारा देश बहुत फैशनेबल कंट्री है, हम एक तरफ बात करते हैं कि हम बहुत पुअर कंट्री है, दूसरी तरफ आप मास्क के जितने फैशन इंडिया में है, वर्ल्ड के सब मिला के फैशन नहीं है। आप वहां पे डिजाइनर जी मास्क है, शादी के मास्क है, वो उसके बूटी लगाई हुए मास्क है, जरी के मास्क है। तो वो मास्क ठीक है, आपको जो शौक है कीजिए, लेकिन नेजल क्लिप नहीं है। तो जब तक नाक और मुंह पूरा बंद नहीं है, और मास्क आप कभी फैशन के लिए बात करने के लिए आप मास्क नीचे करते हैं, तो आपका स्टेशनरी बैठे हैं, आपका वायरस बाहर नहीं जाता है। आप बात कर रहे हैं 100 गुना जाता है, आप जोर से बात कर रहे हैं 1000 गुना जाता है, आप छींक रहे हैं, खांस रहे तो 1000 से 3000 गुना बाहर वायरस जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, जी इसके लिए अगर मास्क लगाओ, या अगर आप भीड़ भाड़ वाले जगह में जाओ, जैसे मुंबई के लोकल में जाना है, मास्क के साथ में जी शील्ड लगा लो या डबल मास्क लगाओ, तो आपको प्रोटेक्शन रहेगा। हमने सरकार को उस समय भी बोला था कि जब आप लोकल खोल रहे हो, लोगों का टाइम बच रहा है, जो 3-4 घंटे जाना आने में टाइम लगता था, लोग आधे घंटे में 40 मिनट में जाना आना कर सकते हैं। आप उन पे अंकुश लगाइए, जी उनको बोलिए कि आप मास्क के साथ हेड शील्ड लगा के आइए। हेड शील्ड लगाने से कोई परहेज नहीं करेगा, क्योंकि उनका टाइम बच रहा है। सरकार ने नहीं किया। अगर जी आज भी हम बोले कि आप मास्क के साथ में हेड शील्ड लगाओ और चिपक के भी खड़े रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा आदत क्या हो जाएगी, लोगों को मास्क को घड़ी घड़ी हिलाने की आदत है। हेड शील्ड लगेगा तो मास्क हिलाएंगे नहीं आप, तो हर एक चीज जी का हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सर, जब हम अस्पतालों की सिचुएशन देखते हैं, सिर्फ मुंबई की ही नहीं बल्कि दूसरे अस्पतालों, दूसरे राज्यों के अस्पतालों की हम सिचुएशन देखते हैं, तो एक सवाल जो है वो काफी ज्यादा हमारे जहन में आता है, और ये हमारे हेल्थ सेक्टर में हमारे एक्सपेंडिचर को लेकर है। कई सारी बातें कही जाती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हर बजट में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि हेल्थ सेक्टर में जो सरकार जो है वो ज्यादा खर्च करेगी। तो फिर भी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स की सिचुएशन हमारी खराब है। हमारे हॉस्पिटल्स में जो लोग कर्मचारी काम करते हैं, फिर चाहे वार्ड बॉय हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, वो पर्याप्त नहीं होते हैं। और दुनिया की जो बड़े बड़े जो देश हैं,
उनके मुकाबले भी हम देखते हैं तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है। आपने काफी सालों से इस सेक्टर में आपने काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे हेल्थ सेक्टर में ध्यान देना चाहिए था, पैसे लगाने चाहिए थे, क्या उस तरह के पैसे लगाए गए हैं? उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में कदम कभी उठाए गए हैं? क्योंकि हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो आम आदमी ही हेल्थ सेक्टर को इतना ध्यान नहीं देता है, तो सरकारों पर भी जिम्मेदारी होती है, आम जनता पर भी जिम्मेदारी है। तो आपने अपनी पूरी जर्नी में इस हेल्थ सेक्टर में क्या-क्या कमियां देखी? किस तरह से सरकार की एक उदासीनता इसमें देखने मिली? एक इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट कितनी कमी हमें देखने मिलती है सर? देखिए, ये जो सवाल है आपका, इसका जवाब ये है कि ग्लास में जब आधा पानी है तो नेगेटिव आदमी कहेगा आधा खाली है, पॉजिटिव आदमी कहेगा आधा भरा है। मैंने जब हेल्थ सिस्टम का स्टडी चालू किया 82-83 के बाद में, तो उस समय हेल्थ का जो बजट था वो पूरे नेशनल बजट का 0.33% बजट था। अब वो धीरे धीरे 2% तक आ गया, यानी 6 गुना बढ़ोतरी हुई है पूरे 35 साल 40 साल के अंदर। दूसरी चीज, पहले हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ सेक्रेटरी ये एक ऐसा निग्लेक्टेड पोर्टफोलियो था कि जो किसी पार्टी को एडजस्ट करना है, किसी इंसान को एडजस्ट करना है तो उसको हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाती थी, या पनिशमेंट की पोस्टिंग होती थी हेल्थ सेक्रेटरी बनाना। अब वो वहां से उठकर हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई है। तीसरी चीज आप ये देखते हैं कि जो रूरल हेल्थ मिशन है, अर्बन हेल्थ मिशन है, प्रधानमंत्री PMJY योजना है, तो इसके वजह से हर तबके के लोगों तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। एक जमाने ऐसा था कि इंसान मरता था तो उसको एक्स ग्राटिया 5,000 रुपए मिलते थे, तो मैं कहता था कि हमारे यहाँ देश में आदमी के जिंदगी की कीमत 5,000 है, आज वो 5,000 से लेकर 5 लाख गया है, तो एक्स ग्राटिया बढ़ गया है। इनिशियली क्या होता है कि जो विकसनशील राष्ट्र है या अविकसित राष्ट्र है, उनके प्रायोरिटीज अलग होती है। तो रोटी कपड़ा मकान, उसके अंदर अपनी जिंदगी गई, फिर सड़क पानी बिजली नल, इसमें सब जो टाइम गया, उसके अंदर हेल्थ का सिस्टम ये था कि हमारे यहाँ हेडेक होता है तो हम इमीडिएटली गोली नहीं खाते थे, एक पट्टी बांध देते थे। और आप अमेरिका में या कोई यूरोप में हेडेक हुआ कि वो जो सिटी स्कैन MRI करने चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ परसेप्शन हेल्थ सीकिंग बिहेवियर लोगों का, सहनशीलता और अवेलेबल फैसिलिटी, अगर हम रीच देखें तो हमारे हिंदुस्तान में लगभग 46,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और 1.5 लाख सब सेंटर है। तो हमारे पास 2 लाख ऐसे सेंटर है पूरे इंडिया में कि हम किसी भी मैसेज के साथ वहां पहुंच सकते हैं। तो हमारा ये मानना था कोरोना के लिए भी कि अगर हम ये मशीनरी यूज करें पहले से पब्लिक हेल्थ के बेनिफिट में, तो टॉप से लेके गांव तक हम लोग पहुंच सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक बोल के नहीं चला, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एपिडेमिक हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, यानी किसी भी ढंग से हमको उसको एपिडेमिक को रोकना है, लेकिन आज हमें पता लगा कि कितना भी एपिडेमिक खतरनाक हो, उसको लड़ने वाले सिर्फ डॉक्टर है, नर्सेस है, टेक्नीशियन है, या हेल्थ सिस्टम है, वार्ड बॉय है, आया है, ये लोग है। तो इन लोगों को निगलेक्ट करके काम नहीं चलेगा। 2 दौर में फायदा क्या हुआ है, लास्ट दौर के समय हर हेल्थ केयर वर्कर 10 दिन काम करता था, 10 दिन क्वारंटाइन रहता था, फिर आके 10 दिन काम करता था, 10 दिन क्वारंटाइन रहता था। ये बार को ऐसा नहीं है, अभी कोई क्वारंटाइन नहीं है। अगर हमको अभी भी इसको सिस्टम को ऑगमेंट करना है तो हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल जो एडमिशन होते हैं उसके इंटरेस्ट रोक दी। गलती हुई हमारी, इंटरेस्ट रोकना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट करते तो आपके पास उतने लाखों डॉक्टर जो रेसिडेंट डॉक्टर बन के हॉस्पिटल में आते हैं वो रेडी रहते, आज उसका शॉर्टेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पहले ही डॉक्टर पास होकर आगे चले गए, पोस्ट खाली है, आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने दी कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से, आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने की वजह से वो डॉक्टर वहां पे नहीं आए, तो आपको शॉर्टेज हो गया। तो अपन कुछ चीज ऐसी है कि जो सिलेक्टेड लोग हैं, मैं अपने आप की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी मेरे जैसे लोग हैं जिसको अनुभव है, उन लोग के साथ बैठा के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करके हमें इस पे कैसा अंकुश लाना है। अब ऐसे हालात में हम पहुंच चुके हैं कि मुझे कोई अगर कमेटी में ले या कोई मेरा टाइम ले ले तो मैं कुछ पैसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खा पी के सुखी हूं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे ये उम्र में हम लोग हमारे अनुभव का फायदा देशवासियों के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सरकार हम दे सकते हैं। तो जब भी मांगेंगे हम तैयार हैं।
मैं हमारी तरफ से हम क्या करते हैं, वन वे ट्रैफिक भी होता है कभी, हम क्या करते हैं कि हर हफ्ते में एक माई गो डॉट को लेटर लिखते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के पास लेटर पहुंचता है, पहुंचे नहीं पहुंचे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमें एक्नॉलेजमेंट आता है और कई उसमें के जो सजेशन है वो इंप्लीमेंट होते हैं। हो सकता है कि ऐसे सजेशन देने वाले कई लोग हैं हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे तो खुशी होती है कि मेरे कुछ कुछ सजेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो सरकार, सब लोगों का ये काम बनता है कि सिर्फ पंतप्रधान की मन की बात सुनने के बजाय अपनी मन की बात भी पंतप्रधान को बताए, माई गव पे जाए, सजेशन दे। ये अपनी सरकार है, अपना नुकसान होने वाला है, अपने घर के लोगों का नुकसान होगा, रिश्तेदारों का होगा, तो ये जिम्मेदारी आना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारे देश में नहीं, हम लोग खाली ब्लेम गेम में रहते हैं, इस पे ब्लेम करो या उस पे ब्लेम करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। आज भी क्या हुआ है, कोरोना हवा से आने वाली बीमारी है, ये रिस्पिरेटरी डिसीज है, दुनिया में सब जगह कोरोना है, हमारे देश में है, गांव में है, ऑफिस में है, घरों में है। मैं सब कुछ बंद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा मुंह बंद नहीं करूंगा। अभी ये इससे ज्यादा दयनीय अवस्था क्या हो सकती है कि अगर मैं मेरा मुंह बंद कर लूं, मैं नाक और मास्क अच्छे से मुंह बंद करके मास्क लगा लूं, तो मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं दूसरों को दूंगा नहीं। जापान ने एक भी लॉकडाउन नहीं किया है, जापान ने कैसे कंट्रोल किया है? मास्किंग। तो ये जो सिंपल लॉजिक है, तो हमने क्या गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि जैसे दो चीजें ध्यान रखें। हमने HIV पे बहुत बड़ी जीत हासिल की है। वो कैसे की है कि जब कंडोम लोगों के लिए बात करने के लिए शर्म आती थी, हमारे कई मिनिस्टर ऐसे थे कि जो बोलते थे अरे यार डॉक्टर साहब ये बात मत करो, ये मेरे से मत बुलाओ, यानी ये वो करते थे, उसका नाम नहीं लेते थे। तो उसको हमने इतना पॉपुलर बनाया कि एक इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर थी, उसने उसके ऑफिस में बहुत बड़ा साइज का कंडोम लगा के रख दिया। तो यानी वो वहां तक हम जब गए, दूसरा हमने क्या देखा कि यंग लोगों को ब्लेम करके काम नहीं चलेगा। HIV तो यंग लोग की बीमारी थी, कोरोना ज्यादा ओल्ड लोगों में है, लेकिन अभी सेकंड दौर में यंग लोगों में भी है। तो सब लोग HIV में ब्लेम करते थे, यंग लोग ऐसे हैं, वो घूमते रहते हैं, बीमारी लेके आते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन हमने बोला कि आप जिसको ब्लेम कर रहे हैं ना, उसको सेंटर में रख के पॉलिसी बनाओ, यंग सेंट्रिक पॉलिसी बनाओ। आज हम भी वही चाहते हैं कि यूथ सेंट्रिक पॉलिसी बने। मुझे बड़ी खुशी हुई कल पंतप्रधान का भाषण सुन के कि उन्होंने बोला कि मैं बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप बच्चों को या यंग लोग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यू आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल। ओल्ड लोग अपने ढंग में घर में बंद कर दिए गए या बंद हो गए हैं। जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, उनको सेंटर में रख के बात कीजिए, उनको ब्लेम मत कीजिए, उनको बोलिए आपको क्या, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके खुद के जनरेशन को बचाओ, अपने अगले जनरेशन को बचाओ, अपने माँ बाप को बचाओ। अगर आपके माँ बाप मरे भी नहीं, बीमार हो गए, तो उसके दवाई का खर्चा आपको ही करना है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपके बच्चों को जो गया आप पछताएंगे। तो अगर आप ये जिम्मेदारी यूथ पे डालो, यूथ करेगा। गिलाडा जी, लेकिन जिस तरह से अगर देख लिया जाए, आपने कहा कि काफी चीजें बदली है, काफी चीजें हुई है, काफी जो परसेंटेज था एक्सपेंडिचर का वो भी बढ़ा है, लेकिन आज भी मैं अस्पतालों की ही बात करूंगा, क्योंकि हमारे जो सरकारी अस्पताल है उनकी हालत खराब है। अगर देख लिया जाए तो मुंबई में ही अगर हम सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं, फिर चाहे वो घाटकोपर का हॉस्पिटल हो या फिर जेजे हॉस्पिटल में भी कई जगह पे हम देखें कि सिचुएशन खराब है। फिर मुंबई से बाहर निकलते हैं, थाने आ जाए या फिर थाने के आगे कलवा में जो एक शिवाजी अस्पताल है, कल्याण में रुक्मणीबाई अस्पताल है, उल्लासनगर में सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर सब जगह पर ये नहीं दिखता है कि सरकार ने जो पैसे अलॉट किए हैं हेल्थ सेक्टर के लिए वो कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचा है। इमारतें खराब है, हॉस्पिटल का जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां पर पूरी तरह से गंदगी है, एक्सपर्ट्स वहां पर नहीं है, जो वार्ड बॉय होते हैं वो भी पूरी तरह से वहां पर ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ भी पैरामेडिक की कुछ एजुकेशन लेकर आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें तो सर यहाँ पर देखने मिलती है। तो इसके लिए क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? फिर चाहे वो कोई भी सरकार हो, यूपीए हो या फिर एनडीए हो, कोई भी सरकार हो, जवाबदेही तो बनती है सर। ये देखो, इसमें दो चीजें हैं, एक मैन पावर है और दूसरी फैसिलिटीज है। मैन पावर की चीज ये है कि कई पोस्ट खाली हैं और कुछ कारण से ये पोस्ट नहीं भरे जा रहे हैं। उसके अंदर ये कारण ये है कि एक मराठा रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ और वो महाराष्ट्र सरकार ने पहले रिजर्वेशन दे दिया, फिर वो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये इतने पोस्ट खाली रहो जब तक वो डिसीजन नहीं आता, हम पोस्ट भरेंगे नहीं। तो अगर किसी कारण से पोस्ट नहीं भरते तो नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि कई लोगों को टेम्पररी रखा जाता है, वो टेम्पररी करके 15-20 साल निकाल लेते हैं, तो अगर उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो छोड़ के चला जाता है। तीसरी चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे, जैसे हमारा गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल है टाटा हॉस्पिटल,
टाटा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहां पे जैसी फैसिलिटी गवर्नमेंट देता है वो फैसिलिटी दूसरे जगह नहीं देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो फैसिलिटी है वो स्टेट में नहीं होती है, वहां का जो स्टाइपेंड होता है वो स्टेट में नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है। तो मैन पावर को हम लोग सॉल्व करने के लिए, अगर एक डॉक्टर एक महाराष्ट्र की या दिल्ली की या कहीं की एमबीबीएस डिग्री है, उसकी डिग्री सेम है, वो इंडिया में रहता है, तो उसका पूरा यूनिफिकेशन चाहिए कि जो स्टाइपेंड उसका वही होगा, जो कोर्स है उसका वही, कोर्स तो एक होता है तो स्टाइपेंड अलग अलग क्यों चाहिए। अब दूसरी चीज फैसिलिटीज है। एक जमाना ऐसा था कि पीएचसी के अंदर सिर्फ 5% बजट होता था दवाई के लिए और 95% बजट होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वो सिचुएशन चेंज हुआ है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, मैं बेसिकली आपके बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के बजाय सॉल्यूशन देना चाहता हूं। और सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सब प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं, एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर दो। दो चीजें, आप यू मैनेज प्रॉपरली या फिर उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दो। और दूसरी चीज ये है कि सीएसआर के अंडर भी जो भी जिसका फंड जनरेट होता है उसको हॉस्पिटल को अटैच कर दो कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम दिस एरिया ये जेजे के साथ अटैच है, वो वहां का हॉस्पिटल इसके साथ अटैच है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक रेगुलर फ्लो ऑफ मनी आते रहेगा। और तीसरी चीज, जो हॉस्पिटल का डीन है, डायरेक्टर है, जो भी है, उनको पावर दो। आज क्या है कि हमारे कंट्री के अंदर जो सबसे जो इंटेलिजेंट होता है उसको सब लोग रूल करते हैं। एक छोटा एनालॉजी देता हूं मैं आपको बहुत अच्छे मार्क मिलते हैं तो आप डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, वो नहीं मिल सका आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो नहीं मिल सका आप नेता बनते हैं, वो नहीं मिल सका आप स्मगलर बनते हैं। और रियलिटी में क्या होता है, स्मगलर नेताओं को रूल करते हैं, नेता आईएएस आईपीएस को रूल करते हैं, आईएएस आईपीएस डॉक्टरों को रूल करते हैं, इंजीनियर को रूल करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेवी लोग हैं, होशियार लोग हैं, बहुत पढ़ाई की है उन्होंने, बहुत, हम लोग अरे 25-30 साल की उम्र तक हमने कुछ कमाया नहीं है, तो ऐसे लोगों पे सब लोग रूल करते हैं। तो अगर डॉक्टरों को आप पावर दे दो, वो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर कुछ जरूरत है तो हर समय सेक्रेटरी की साइन लाने की जरूरत नहीं है, आप उनको ऑथराइज कर दो कि आपको जो जरूरत की चीजें करा लो। कई इक्विपमेंट ऐसे कि रिपेयर नहीं होते हैं, साल साल पड़े रहते हैं। अगर मैं प्राइवेट सेटअप में हूं, मेरा अगर इक्विपमेंट 1 साल पड़ा है, इसका मतलब मेरा 10-15% तो नुकसान वही हो गया। तो और उसका हो सकता है कि अगले साल रिपेयर भी नहीं हो। तो ये चीज जो है कि हमें वो टाइम बाउंड लेवल पे लोगों को पावर देकर, लोगों का इन्वॉल्वमेंट लेकर खत्म करना है या काम करना है। गिलाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो सारी बातें हमें बताई ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। कई सारी चीजों पर आपने आपके जो विचार रखे ये काफी बिंदास विचार थे। और जो चेंजेस, जिस तरह से जो चीजें आपने कही, मुझे लगता है कि सरकारों को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और जो सारी चीजें आपने सजेशन हमें बताए कि ऑक्सीजन की कमी अगर किसी को महसूस होती है तो क्या करना चाहिए, रेमडेसिविर का इस्तेमाल कब होता है, और आपको अगर कोरोना हो गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 85% जो लोग हैं वो घर पे ही बैठ के इलाज करवा सकते हैं, आइसोलेट करके अपना जो है इलाज करवा सकते हैं। गिलाना जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो ये आपका जो सफर शुरू हुआ था और उस सफर को आप इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और साथ ही साथ हम देश के लोगों से भी अपील करेंगे कि आप जब आपको अगर इस तरह की आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। आपका अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है और 90 के नीचे जाता है तो जब आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, तो इस वक्त पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपनी जो मानसिक स्थिति है उसे बनाए रखने की जरूरत है। और जो भी सलाह जो भी डॉक्टर्स दे रहे हैं, जो सरकार की तरफ से दी जा रही है, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी चीजों का पालन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हमने कई सारी लड़ाई लड़ी है। हमने प्लेग की लड़ाई लड़ी, पोलियो की लड़ाई लड़ी, इसके बाद HIV की लड़ाई लड़ी। ऐसी कई सारी बड़ी लड़ाइयां हम लड़ चुके हैं और उससे जीतकर हम बाहर आ चुके हैं। तो सतर्क रहकर सुरक्षा के सभी इंतजामों को पूरा कर हमें लगता है कि इस लड़ाई को भी हम जीत सकते हैं। और जो भी डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं आप उसका पूरी तरह से पालन करें। एक बार फिर से गिलाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। HW न्यूज में आपने समय दिया और अपनी बातें रखी। और हमारे दर्शकों को भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप सतर्क रहे, अलर्ट रहे, सुरक्षा का पूरी तरह से पालन करें। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी
ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।